दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसके हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे या क्वेश्चंस को देखेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे ये, जो हमारे वंदरों का एग्ज़ाम और कोई भी हमारा एग्ज़ाम है जैसे पीसीएस एग्ज़ाम, तो उसमें भी इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि वन्य जैव विविधता संस्थान यानी IFB यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारे हैदराबाद में लोकेटेड है, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी AP में, उसके हैदराबाद में, ये हम हैदराबाद में हमारा स्थित है। तो वन्य जैव विविधता संस्थान यानी IFB की स्थापना, इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हैदराबाद में हुई थी। और यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है, यानी ये रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इतने डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है हमारा। फिर अगला हमारा कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, यानी द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज। तो इसका जो हमारा मोस्ट वाला होगा, मोस्ट जो इसका करेक्ट होगा वो होगा हमारा सतत विकास के अध्ययन स्थल। तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यानी कि स्टडी साइट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके हमारी स्टडी है सतत विकास के अध्ययन स्थल का। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा सही विवरण जो है वो है हमारा सतत विकास के अध्ययन स्थल है। भारत सरकार द्वारा देश में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, हमने जैवमंडल के लिए पूरी ये वीडियो देखी है, उसमें हमने जो जो इम्पोर्टेंट है उनको देखा है, आप देख सकते हैं उसे। तो टोटल हमारे 18 हैं जो जीव जंतु के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करते हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है जैवमंडल आरक्षित, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि विश्व के सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इन विच सी इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम यानी ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारे कोरल सागर में ये लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कोरल सागर, वो इसका सही होगा। तो प्रवाल भित्तियों या मूंगे की चट्टानें कोरल रीफ्स जो होता है समुद्र के अंदर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है हमारे। और विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली यानी ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है। तो इसको नोट कर सकते हैं, कोरल सागर में स्थित है ये। फिर अगला देखेंगे हम कि बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करती है। तो बायोडाइवर्सिटी भी है हमारे टॉपिक में, तो ये किससे संदर्भित करती है? तो ये होती है पृथ्वी पर जीवन की विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये भी इससे भी एक सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं, जीवों में पाए जाने वाली विविधता, यानी जो भी हमारे जीवों में जो हमारी भिन्नता पाई जाती हैं, प्रकार पाए जाते हैं, उसे ही जैव विविधता बोलते हैं या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसका इस ऑप्शन की हेल्प से देखेंगे तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता इसका सही आंसर होगा। तो जैव विविधता शब्द दिए गए पारिस्थितिक तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं व पादपों की प्रजातियों के जीवन की विविधता, तो क्या है? जीवन की विविधता एवं परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। फिर हमारा जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो जैव विविधता क्या बताता है? किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों को। तो व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द होल स्पीसीज ऑफ एन एरिया। तो इसे हमारा ये रेफर करता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमारा इनकरेक्ट। तो इसका हमारा जो इनकरेक्ट होगा वो होगा हमारा कि मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, यानी मैंग्रोव प्रोवाइड्स मैंगो। तो ये मैंगो हमारा नहीं करते हैं, जो कि जो मैंगो के लिए जलवायु होती है ये हमारी अलग होती है, और जो मैंग्रोव की जलवायु होती है ये हमारी अलग होती है। तो इसे समझते हैं क्या होती है। तो मैंग्रोव आम प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि आम जो होते हैं ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं। तो आम कहाँ उगते हैं? उष्ण कटिबंधीय, यानी ये मैंगो इज अ दैट गो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। और मैं जो मैंग्रोव होते हैं आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड सब, तो ये कहाँ होते हैं? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। यानी मैंग्रोव जो होते हैं उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष और झाड़ियों के समूह होते हैं जिनमें लवड़ी जलों को सहने की अच्छी क्षमता होती है। और आम के लिए हम देखते हैं तो इसके लिए जलवायु अलग है, शुष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है आम, और मैंग्रोव में नहीं उगेगा। ये ज़्यादा एरिया हमारे कहाँ को देखने को मिलता है मैंग्रोव? ये हमारा वेस्ट बंगाल है जो, तो यहाँ जहाँ होते हैं हमारे वेस्ट बंगाल को है, तो इधर को हम आम का कोई वो हमारा सिंडिकेट नहीं करता है। फिर हमारा कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा
फिर हमारा विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? तो ये होता है हमारा सुंदरवन। ये हमारा मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है सुंदरवन। तो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा? तो सुंदरवन जो होता है ये विश्व के मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है और 5180 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। और सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। और यह सुंदरी नामक प्रसिद्ध वनस्पति और बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर का निवास स्थान है? तो ये भी हमारा सुंदरवन ही होता है और ज़्यादातर मुख्यतः पश्चिम बंगाल एरिया इधर साइड को पाया जाता है, बांग्लादेश भारत को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो पश्चिम बंगाल। अभी देखा था हमने जो सुंदरवन डेल्टा है ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है सुंदरवन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी जो ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? तो ये होता है हमारा 22 मई को सेलिब्रेटेड किया जाता है जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 22 मई को मनाया जाता है। फिर है हमारा कि 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? यानी कि इन 1982 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मैरीन नेशनल पार्क फॉर मैरीन कंजर्वेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये हमारा कच्छ की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ, तो इसे घोषित किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जो गुजरात के जामनगर जिले के में कहाँ गुजरात के जामनगर में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी घाट यानी साउथ के घाट पर स्थित मरीन नेशनल पार्क, तो मरीन नेशनल पार्क है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कौन है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? तो मरीन नेशनल पार्क यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में भारत सरकार द्वारा समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, 1982 में घोषित किया गया। और यह गुजरात के वन विभाग द्वारा संचालित है यानी इस पर कंट्रोल जो है वो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और यह प्रवाल सैलमाला के आवर्त है। फिर है हमारा कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है यानी द मेन फीचर ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इज एज फॉलो? तो ये होता है हमारा कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति यानी करंट एक्सटिंक्शन स्टेटस ऑफ सम स्पीसीज। तो ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। तो हॉटस्पॉट हमारा क्या इंडिकेट करता है? एक तो ये करता है जहाँ पर हमारी ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रजाति पाई जा रही है उन्हें हम बोलेंगे, लेकिन उन पर आवास विनाश या जीव जातियों के अस्तित्व का निरंतर संकट बना रहता है। तो जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ संकट भी बनाए रहता है उन पर। हॉटस्पॉट संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट या संवेदनशील कुछ विशेष प्रजातियों की विलुप्तता की स्थिति को दर्शाते हैं और मानवीय प्राकृतिक कारणों की कुछ प्रजातियां आज विलुप्त की कगार पर हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में दी गई थी, नॉर्मन मॉयर्स द्वारा विकसित की गई थी हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट हमारा यही बताता है कि जहाँ हमारी ज़्यादा प्रजाति हैं और जहाँ उनको संकटग्रस्त है यानी उन पर कहाँ हमारा कोई विलुप्त होने की कगार पर है, तो उन्हें ये इंडिकेट करता है, संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। फिर है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण को चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड? तो ये रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन, रामसर साइट की भी हमने एक वीडियो देखी है इंपॉर्टेंट वाली, तो उसे देख सकते हैं आप। तो रामसर सम्मेलन जो होता है ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी को, तो कब बनाया था? 2 फरवरी 1971 को संपन्न हुआ था। और इस सम्मेलन के तहत रामसर संधि जो हुई थी 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण व उसके चिरस्थायी उपयोग के लिए बनाई गई है। फिर अब विश्व वेटलैंड दिवस हर साल फरवरी को मनाया जाता है। तो अभी देखा था हमने ये जो इसकी संधि हुई थी वो हुई थी हमारी 2 फरवरी 1971 को, और इसी तारीख को हमारा विश्व वेटलैंड दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। फिर हमारा सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण व वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है? तो वेयर इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हमने पहले भी देखा है, ये उड़ीसा में है।
विच कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट अल्टरनेटिव लाइवहुड लोकेटेड। तो ये हमारे उड़ीसा में है। इसकी भी डिटेल पढ़े तो जो सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व है जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है कहाँ? मयूरभंज जिला है, उत्तरी भाग में स्थित है। आधारिक रूप से टाइगर रिजर्व में इसका चयन 1956 में किया गया था, जिसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। और भारत सरकार ने 1994 में से एक जैवमंडल रिजर्व यानी जो जैवमंडल रिजर्व किया था वो 1994 में किया है। और 2009 में इसे यूनेस्को ने भी घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा सिमलीपाल। बहुत ये करंट में भी पूछा गया था। तो ये सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है। फिर हमारा इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो अगस्तमलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी ये हमारे क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन जो नला मलाई है ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 8 नला मलाई जो होगा इसका नहीं होगा। तो नीलगिरी और अगस्तमलाई तथा पंचमढ़ी भारत में स्थित अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जबकि नला मलाई भारत में स्थित अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओमिनिवोरस। तो ये हमारा सर्वाहारी यानी कौन सा नहीं है? तो सांप जो है हमारा यानी स्नेक, ये हमारा सर्वाहारी नहीं है। सर्वाहारी वे जीव आएंगे जो हमारा मांस भी खाते हैं और वो हमारे भोजन भी खाते हैं, यानी शाकाहारी भी खाते हैं, शाकाहारी भोजन भी खाते हैं। तो उन्हें हम सर्वाहारी बोलेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा ह्यूमन है, यानी मनुष्य, चूहा, भालू, चींटी ये हमारे सर्वाहारी अंतर्गत आते हैं। और सांप जो है ये एक सर्वाहारी प्राणी नहीं है, ये एक मांसाहारी है, यानी हमारे नॉन वेजिटेरियन है जो ये हमारा होगा, ये मांसाहारी होगा। हमारा सांप हमारा मांसाहारी क्यों होगा? क्योंकि ये केवल मांस का ही सेवन करता है, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। और सर्वाहारी वे प्राणी होंगे जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी। और केवल शाकाहारी वो होंगे जैसे पेड़ पौधे और गाय, घोड़ा केवल हमारा शाकाहारी भोजन करते हैं, तो ये शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। फिर हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, यानी हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे आर्थर टांसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आर्थर टांसले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। और जीवों को वातावरण में इस पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिक कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला मतलब हमारा ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, अजैविक संगठक। और फिर अगला है हमारा कि कुछ जीव जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है, यानी सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज व्हाट नेम। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक। तो इसे स्वपोषी बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे पौधे या पेड़ पौधे, ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो स्वपोषी जो होते हैं जीवन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। और ये साधारण अकार्बनिक अणुओं के जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं और स्वपोषी सजीवों की खाद्य श्रृंखला में आते हैं। फिर हमारा साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को, तो वही है, इसे भी हमारा स्वपोषी बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। स्वपोषी वह सजीव है जो साधारण वही है इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी बोलेंगे। फिर लास्ट है हमारा कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी का बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सर्वाहारी। जो पशु केवल पौधे और वनस्पतियों को अपना भोजन करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं या हमारा स्वपोषी कहलाते हैं। और जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं अर्थात पशुओं को अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे मांसाहारी। और जो दोनों को खा लेंगे उन्हें हम स्वाहारी बोलेंगे, सर्वाहारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।